एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स: फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं देन लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से चेक कर सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सो लेट्स स्टार्ट। Fixed exchange rate is that rate which is fixed by the government at a particular level। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि भाई एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट क्या था कि भाई $1 मुझे पाने के लिए कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। जिस रेट पर हम हमारी करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ में एक्सचेंज करते हैं उस रेट को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। कि भाई $1 पाने के लिए मुझे कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, वो क्या है, एक्सचेंज रेट। 1 पाउंड पाने के लिए मुझे कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, वो क्या है, एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज रेट है कि $1 मुझे परचेज करने के लिए इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे ₹74। तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट। भाई अब जब ये एक्सचेंज रेट सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करता है, कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट, उस सिस्टम को बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम लोगों ने देखा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कि भाई ये तो क्या है, डिमांड। किसकी डिमांड, $, की डिमांड। ये है सप्लाई, किसकी सप्लाई, $, की सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल थी तो वो क्या थी, रेट डिसाइड हो गई थी कि भाई इस लेवल पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो ये क्या है, रेट है कि भाई इतने इंडियन रुपीस देके हमारे पास में $1 आएगा। तो यहाँ पर रेट कौन डिसाइड करा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस। बट यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये रेट सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करेगा, हमारी गवर्नमेंट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर। इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। अब भाई इससे एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो मैम स्टेबिलिटी कैसे बनी रहती है, देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए $, की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई। $, की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई। जैसे ही $, की मार्केट में डिमांड इंक्रीज हुई थी, $, क्या हो गया था, महंगा हो गया था। मतलब $, की रेट क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। $, की मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई तो वैसे ही हम लोगों ने देखा था कि $, की रेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहां पर एक इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी। इंस्टेबिलिटी मतलब कि कभी $, की प्राइस क्या है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज। यहाँ पर क्या रहता है, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो बार बार इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही। रेट कौन फिक्स कर देता है, गवर्नमेंट। तो रेट को पूरा मेंटेन करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है, यहाँ पर गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के अलावा और किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। अब भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी 2 टाइप्स का था, पढ़ते हैं। फर्स्ट था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। बहुत 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 सालों पहले ये सिस्टम चलता था जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का ही एक टाइप था। तो सबसे पहली बात ये क्या है, ओल्ड वेरिएंट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। कि भाई पुराने टाइम पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कौन सा सिस्टम चलता था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये उसी का क्या है, एक ओल्ड वेरिएंट है। अंडर दिस सिस्टम each country has to define value of its currency in terms of gold। भाई इस सिस्टम में क्या होता था, हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। कि भाई गोल्ड के टर्म्स में हमारी कंट्री की करेंसी की ये वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया और यूएसए को ट्रेड करना है, ठीक है, इंडिया और यूएसए को ट्रेड करना है तो इंडिया की करेंसी अलग, इंडिया की करेंसी क्या, रुपीस। यूएसए की करेंसी अलग, यूएसए की करेंसी $। तो भाई दोनों की करेंसी अलग अलग है तो अब साथ में ट्रेड कैसे करें। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हमारी करेंसीज को एक वैल्यू दे दी जाए और वो वैल्यू किस में दें, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड दे दें। तो भाई इस तरह से कुछ डिसाइड हुआ कि अमेरिका वाले बोलते हैं कि हम $1 के अंदर 100 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। कितना गोल्ड खरीद सकते हैं, 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो इंडिया वाले बोलते हैं हाँ हम हमारे ₹1 के अंदर मान लो 5 ग्राम्स गोल्ड खरीद सकते हैं।
तो मतलब दोनों कंट्रीज ने अपनी करेंसी की वैल्यू बता दी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कि हम भाई $1 देके 100 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं, इंडिया वाले बोले हम ₹1 देके 5 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज ने अपनी करेंसी की वैल्यू बताई इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री हैज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, also known as mint par value of exchange और mint parity। और भाई इस सिस्टम का दूसरा नाम क्या था? mint par value of exchange and mint पैरिटी। तो ये नाम आपको याद रखना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का दूसरा नाम क्या था? मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी। अब भाई दोनों कंट्रीज की करेंसी कौन सी टर्म्स में बताई जा रही है? इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो मतलब हर देश को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो जो भी हम कॉमन यूनिट लेते हैं, गोल्ड क्या ली हम लोगों ने? कॉमन यूनिट ली। जो भी हम कॉमन यूनिट लेते हैं उसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या था? एक तरह से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का आप ओल्ड वेरिएंट समझ लो। यहां पर हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। और गोल्ड क्या ली जाती थी? कॉमन यूनिट ली जाती थी। तो इसी कॉमन यूनिट को बोला जाता है पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू। इस सिस्टम का दूसरा नाम था मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड सिस्टम। अब भाई सेकंड है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ही ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या? ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। अभी हम लोगों ने देखा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ रही थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कि $, किसके बराबर है? इतने गोल्ड के बराबर है। एक इंडियन रुपी किसके बराबर है? इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड के बराबर है। तो हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ रही थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो भाई अब कुछ देश ऐसे भी थे जिनके पास में गोल्ड का इतना रिजर्व नहीं था। तो वो कंट्रीज बोली कि यार हमारे पास तो इतना गोल्ड ही नहीं है, तो हम हमारी कंट्री की करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में कैसे बताएं? कुछ तो सोचो। तो भाई ये डिसाइड हुआ कि अब जो कंट्रीज की करेंसीज है उन्हें गोल्ड की टर्म्स में मेजर नहीं करा जाएगा। गोल्ड की बजाय अब कंट्रीज की करेंसी को मेजर करो इन टर्म्स ऑफ $, कि भाई एक इंडियन रुपी कितने $, के बराबर है, 1 पाउंड कितने $, के बराबर है। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई अब कंट्रीज की करेंसीज को हम लोग गोल्ड की टर्म्स में डिफाइन नहीं करेंगे। अब हम कंट्रीज की करेंसी को किसकी टर्म्स में डिफाइन करेंगे? $, की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। भाई $, के अंदर ही क्यों बताएंगे? यूएसए की करेंसी के अंदर ही क्यों बताएंगे? क्योंकि भाई यूएसए जिसके साथ में सब ट्रेड करना चाहते हैं, सब डील करना चाहते हैं, तो $, एक कॉमनली एक्सेप्टेड करेंसी है। ठीक है, तो हर कंट्री की करेंसी को बताएंगे इन टर्म्स ऑफ $। तो इट वाज अ फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये भी क्या था? एक फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ही था which allowed some adjustments, बट यहाँ पर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे। बट ये जो एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे ये सिर्फ IMF की परमिशन से ही पॉसिबल थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर परमिशन देता था कि कुछ एडजस्टमेंट कर दो एक्सचेंज रेट के अंदर, तो ही ये एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे। अदरवाइज ये क्या था? एक फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट था। अंडर दिस सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज हैड टू डिफाइन वैल्यू ऑफ देयर करेंसी इन टर्म्स ऑफ $। इस सिस्टम में क्या होता था? हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ $, कि भाई 1 इंडियन रुपी इतने $, के इक्वल है। तो हर कंट्री को अपने देश की करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ $। और उसके बाद में $, वॉज गिवन अ गोल्ड वैल्यू, और $, को क्या दी जाती थी? एक गोल्ड वैल्यू दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल 1 इंडियन रुपी कितने $, के इक्वल है? 1/70 $, के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल तो इंडियन रुपी को हम लोगों ने बता दिया इन टर्म्स ऑफ $। उसके बाद में इस $, को अल्टीमेटली क्या दी जाती थी? एक गोल्ड वैल्यू। मतलब हर कंट्री को पहले अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ $। हालांकि $, को बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? गोल्ड के अंदर। यूएस करेंसी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? गोल्ड की टर्म्स के अंदर। एडजस्टमेंट्स यहाँ पर पॉसिबल थे
सिर्फ और सिर्फ अगर कौन अलाउ करे, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दिस सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन 1977। बाद में देखा यार ये क्या चल रहा है, कभी आप करेंसीज को बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कभी आप करेंसीज की वैल्यू को बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, जो भी क्या है फिक्स्ड है। तो बाद में बोला भाई कि भाई इस फिक्स्ड सिस्टम को खत्म करो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लेकर आओ, जो कि आया 1977 के अंदर, जो हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जहां पर एक्सचेंज रेट सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर डिमांड का और सप्लाई का कोई रोल नहीं है। एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इसके 2 टाइप्स थे। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जहां पर करेंसीज की वैल्यू को बताया जा रहा था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, और ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जहां पर करेंसीज की वैल्यू को बताया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, और बाद में US डॉलर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, गोल्ड के अंदर। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किस तरह से डिटरमाइन करी जाती है। अब भाई हम लोग देखते हैं व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। हम लोगों ने देखा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कि भाई ये तो क्या थी, डिमांड थी। किसकी डिमांड, US डॉलर्स की डिमांड। ये क्या थी, सप्लाई। किसकी सप्लाई, US डॉलर्स की सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तो वहां पर क्या हो जाती है, रेट डिसाइड हो जाती है, और इस रेट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब क्या हो भाई, जब गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज्यादा रेट डिसाइड कर ले, when exchange rate is set higher than the equilibrium exchange rate। अभी हम लोगों ने देखा ना कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। तो भाई गवर्नमेंट जब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज्यादा रेट डिसाइड कर ले तो क्या होगा, ग्राफ के थ्रू स्टडी करते हैं। ये है हमारी एक्स एक्सेस, जिस पर हम लोग शो करें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ US डॉलर्स। ये है हमारी वाई एक्सेस, जिस पर हम लोग शो कर रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। तो भाई ये जो है, ये क्या है, हमारी डिमांड है। किसकी डिमांड है, US डॉलर्स की। ये क्या है, हमारी सप्लाई। किसकी सप्लाई, US डॉलर्स की। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जब US डॉलर की डिमांड और सप्लाई क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये हमारी रेट डिसाइड हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक US डॉलर आता है हमारा 60 रुपीज के अंदर। ये रेट हो गई कि 1 US डॉलर किसके इक्वल है, 60 रुपीज के इक्वल है। जब हम हमारे यहाँ के 60 रुपीज देंगे तब हमारे पास में क्या आएगा, 1 US डॉलर आएगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड करी है वो इससे ज्यादा है। गवर्नमेंट ने ये रेट डिसाइड करी, ये R1 क्या है कि भाई 1 US डॉलर आता है 70 रुपीज पे करने पर। तो न्यू रेट क्या हो गई, 1 US डॉलर आएगा ₹70 पे करने पर। तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन इंटेंशनली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पर हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या थी कि भाई 1 US डॉलर आ रहा है सिर्फ 60 रुपीज पे करने पर। अब वही US डॉलर आ रहा है 70 रुपए पे करने पर, हमें 10 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई या नहीं गिर गई। तो यहाँ पर भाई वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन इंटेंशनली रिड्यूस्ड। यहाँ पर गवर्नमेंट जानकर हमारी करेंसी की वैल्यू को गिरा रही है, और गवर्नमेंट जब जानकर हमारी करेंसी की वैल्यू को गिराती है उसे बोला जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। हम लोगों ने देखा था जब डिमांड और सप्लाई की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है उसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी। बट यहां पर अपने आप करेंसी की वैल्यू नहीं गिर रही, यहां पर करेंसी की वैल्यू इंटेंशनली गवर्नमेंट गिरा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। ऐसा गवर्नमेंट बहुत बार करती है, ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। क्यों, हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए कि भाई अब US वाला बंदा सोचेगा कि 1 US डॉलर पे करके 60 रुपए का सामान आता था इंडिया का, अब उसी 1 US डॉलर के अंदर इंडिया का 70 रुपीज का सामान आ रहा है। उसके लिए तो फायदे वाली बात है ना कि भाई पहले वो 1 US डॉलर के अंदर हमारे यहाँ पर 60 रुपीज का आइटम खरीद सकता था, अब उसी US डॉलर के अंदर वो हमारे यहाँ का 70 रुपीज का आइटम परचेज कर सकता है। तो हमारे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे ना, हमसे वो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट जानबूझकर भी करती है, और जब जानबूझकर करती है तो इसे बोला जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये क्या है, नई एक्सचेंज रेट है।
ये क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू सेट करी हुई एक्सचेंज रेट। तो भाई ये जो लाइन थी ये किसकी लाइन थी, डिमांड शो करी थी, मतलब ये पी क्या है, डिमांड। पी क्या शो करे, डिमांड वाला पॉइंट। वही ये वाली जो लाइन है ये क्या है, सप्लाई है, तो ये क्यू क्या शो कर रहा है, सप्लाई। तो यहाँ पर डिमांड ये है, सप्लाई ये है, मतलब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो पी क्यू इज एक्सेस सप्लाई। पी क्यू क्या है, एक्सेस सप्लाई है। जब एक्सेस सप्लाई होगी यूएस डॉलर्स की, किसकी, यूएस डॉलर्स की, हम लोग डॉलर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जब यूएस डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी तो यूएस डॉलर की मार्केट के अंदर रेट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यूएस डॉलर की रेट अपने आप क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यूएस डॉलर्स परचेज कर लेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, यूएस डॉलर्स परचेज कर लेगी, और इसी की वजह से गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पी क्या है, डिमांड, क्यू क्या है, सप्लाई। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, मतलब पी क्यू क्या शो कर रहा है, एक्सेस सप्लाई। जब यूएस डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी, जब यूएस डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी तो यूएस डॉलर की जो मार्केट में रेट है वो गिर जाएगी, यूएस डॉलर सस्ता हो जाएगा। जैसे ही यूएस डॉलर सस्ता हो जाएगा, आरबीआई क्या करेगा, यूएस डॉलर्स खरीद लेगा, और ऐसा करने से हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दूसरी करेंसी के रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब वहीं हम इसका उल्टा पढ़ते हैं कि जब एक्सचेंज रेट है गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड करी हुई, वो लोअर हो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से, तो क्या होगा। अब भाई व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होती है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होती है, इक्वल। जब गवर्नमेंट इस रेट से कम रेट डिसाइड करे तब क्या होगा, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर, जब गवर्नमेंट जो है जो रेट डिसाइड कर रही है वो कम डिसाइड करे, वो भी किससे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से, तो क्या होगा। तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस जिस पर हम लोग हमारी डिमांड और सप्लाई शो कर रहे हैं, ये है हमारी वाई एक्सिस जिस पर हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज शो कर रहे हैं। ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ये क्या है, डिमांड है, किसकी, यूएस डॉलर्स की। ये क्या है हमारा सप्लाई कर्व, किसकी सप्लाई, यूएस डॉलर्स की सप्लाई। तो भाई ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या हो गई ये, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई यूएस डॉलर की क्या है, इक्वल है। तो भाई यहाँ पर रेट डिसाइड हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक यूएस डॉलर आता है 60 रुपीज का, तो ओल्ड रेट क्या हो गई कि भाई 1 यूएस डॉलर आता है 60 रुपीज का, किसके हिसाब से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से। अब भाई गवर्नमेंट ने ये रेट डिसाइड करी है, गवर्नमेंट ने इस बार जो रेट डिसाइड करी है वो लोअर डिसाइड करी है, मतलब एक यूएस डॉलर आ जाता है सिर्फ 50 रुपीज का। तो न्यू रेट हो गई कि भाई 1 यूएस डॉलर अब सिर्फ 50 रुपीज का ही मिल सकता है। समझते हैं थोड़ा सा कि भाई एक यूएस डॉलर को पाने के लिए पहले हमें 60 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उस एक यूएस डॉलर को पाने के लिए हमें सिर्फ 50 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। मतलब हम अंदर से खुश होंगे या नहीं होंगे कि भाई वो यूएस डॉलर पहले 60 रुपए का आ रहा था, अब वो ही यूएस डॉलर 50 रुपए का ही आ रहा है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, बट अपने आप नहीं बढ़ी। किसने बढ़ाई है, हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन इंटेंशनली इंक्रीज्ड, हमारी करेंसी की वैल्यू को इंटेंशनली इंक्रीज करा है किसने, गवर्नमेंट ने। हम लोगों ने देखा था जब डिमांड और सप्लाई की वजह से करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती थी तो उसे बोलते थे एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बट यहाँ पर अपने आप करेंसी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पर करेंसी की वैल्यू को चलाकर कौन इंक्रीज करा है, गवर्नमेंट। तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन इंटेंशनली इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट, इसीलिए इसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। अब जरा थोड़ा सा और देखते हैं, ये था हमारा सप्लाई कर्व, तो ये पी क्या शो कर रहा है, सप्लाई। ये था हमारा डिमांड कर्व, तो ये क्यू क्या शो कर रहा है, डिमांड। ये शो कर रहा है डिमांड, ये शो कर रहा है सप्लाई, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। तो ये जो पी क्यू है ये क्या है, एक्सेस डिमांड। पी क्यू इज एक्सेस डिमांड, किसकी एक्सेस डिमांड, यूएस डॉलर की डिमांड। मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। जब डिमांड ज्यादा होती है तो रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो डिमांड ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, इस डिमांड को फुलफिल करेगा। आरबीआई विल फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड बाय सेलिंग यूएस डॉलर्स इन इंटरनेशनल मार्केट। तो भाई इस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो यूएस डॉलर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या कर देगा,
सप्लाई कर देगा। आई बात समझ में? तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो आरबीआई इस एक्सेस डिमांड को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। कैसे? यूएस डॉलर की मार्केट में सप्लाई बढ़ाकर। RBI will fulfill this excess demand by selling US dollars in international market, क्योंकि ये सब कुछ किसने करा है, हमारी गवर्नमेंट ने। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता था और इसके टू टाइप्स, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। साथ ही हम लोगों ने ये देखा कि नॉर्मली एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट क्या हो अगर गवर्नमेंट इस एक्सचेंज रेट को ज्यादा सेट कर दे या फिर गवर्नमेंट इस एक्सचेंज रेट को कम सेट कर दे, तो क्या होता है डीवैल्यूएशन, क्या होता है रीवैल्यूएशन। तो ये सब कुछ थ्योरी आपके कोर्स में है। हालांकि 2021-22 वाले स्टूडेंट्स के लिए ग्राफ्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कोर्स से ग्राफ्स हट चुके हैं, थ्योरी आप लोगों को पूरी तैयार करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। उसी के साथ में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।